नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी द्वारा हरियाणा की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और अभी बाकी पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। खैर, हम 10 सीटों का जो सर्वे है वो बाद में करेंगे कि कौन सीट से कौन जीतने वाला है और किसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाजपा ने जो 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं, अपने उम्मीदवार जो हरियाणा की 10 सीटों पर खड़े किए हैं, उनमें से अगर आप देखोगे तो 10 उम्मीदवार में से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो या तो पहले किसी दूसरी पार्टी में रहे हैं या निर्दलीय रहे हैं। कुल मिलाकर वो भाजपा की विचारधारा से अलग हैं और एक राजनीतिक फायदे के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं या उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको बताना चाहता हूं कि एक राष्ट्रवादी सोच के हम शुरू से समर्थक रहे हैं और भाजपा का एक जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, शायद वो एक विचारधारा के तहत ही पार्टी से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से अगर बाहर के लोगों को पार्टी टिकट देती रहेगी तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और उनके अंदर एक निराशा होती है। तो जैसे कि मैं 6 उम्मीदवारों की आपको बात करता हूं, तो कुरुक्षेत्र से पहला नाम नवीन जिंदल को, जैसे बीजेपी ने टिकट दिया, अभी उन्होंने 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद उसको तुरंत टिकट दे दिया गया। तो वहाँ पे जो लोकल कार्यकर्ता थे पार्टी के, जो अनेक पदों पर कई सालों से कार्यरत हैं, तो उनकी अनदेखी कर कर एक बड़े नेता, एक बड़े उद्योगपति को टिकट दे दिया गया। सिर्फ कुरुक्षेत्र से ही नहीं, अगर हम आगे बात करेंगे जैसे सिरसा है, भिवानी महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव है, तो इन सब सीटों पर भी जो उम्मीदवार घोषित किए हैं पार्टी ने, वो भी पहले या तो किसी दूसरी पार्टी में रहे हैं या अचानक से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। दूसरा, जैसे सिरसा की अगर हम बात करें तो वहाँ से अभी पार्टी ने अशोक तंवर को टिकट दिया है, जो पहले कांग्रेस पार्टी से थे, बाद में आम आदमी पार्टी में आए और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उनको सिरसा से टिकट दे दिया गया। जबकि अगर 2019 की बात करें तो सुनीता दुग्गल वहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार थी और उन्होंने एक अच्छी खासी जीत वहाँ से हासिल की थी, लेकिन उनकी अनदेखी करके अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया गया। भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दिया है और 2014 और 19 से वो लगातार बीजेपी की टिकट से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। हालांकि वो 10 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या जो बीजेपी की मेन विचारधारा है वो उसके नेता हैं? इसी प्रकार से अगर हम गुड़गांव से बात करें तो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत को फिर तीसरी बार बीजेपी द्वारा अपना उम्मीदवार बनाया गया है और वो भी पिछले 10 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि आज बीजेपी का जो जनाधार है देश में अच्छा खासा है और उनके विचारों को फॉलो करने वाले लोग काफ़ी हैं और जनता कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रही है। तो ये जो नेता हैं, क्या कल राजनीति का कुछ पता नहीं होता कि आज हम 400 सीटों की बात कर रहे हैं, कल शायद 100 सीटों पर हम जीत की दावेदारी भी ना कर पाएं, तो क्या उस समय इस प्रकार के नेता पार्टी के साथ खड़े रह सकते हैं? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। रोहतक से जैसे अरविंद शर्मा जी को इन्होंने दोबारा उम्मीदवार बनाया है, तो वो भी पहले निर्दलीय भी जीत चुके हैं, बाद में कांग्रेस से उन्होंने टिकट लिया और अब बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में दूसरी बार रोहतक लोकसभा से वो उम्मीदवार हैं।
तो दोस्तों हमारी एक सीट है हिसार, उसके अंदर इन्होंने अभी की बार रणजीत चौटाला, जो कि चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं और काफ़ी सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी की मुख्य धारा से नहीं हैं। और पिछली बार उन्होंने विधानसभा में निर्दलीय चुनाव जीता था, उसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन भी किया। हरियाणा सरकार में वो मंत्री भी रहे और अभी उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है हिसार लोकसभा से। तो 10 सीटों में से बीजेपी ने 6 उम्मीदवार ऐसे बनाए हैं जो बीजेपी की मुख्य विचारधारा से नहीं हैं। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो पार्टी इस प्रकार के कदम उठा रही है, क्या वो सही है? यही सब चीज़ें कल को पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि जो नेता आज पहले जिन पार्टियों में थे उनके नहीं है, तो वो कल बीजेपी की, जो कि एक वैचारिक पार्टी है और अपने विचारों से पीछे नहीं हटते हैं, और राष्ट्रवाद उनका एक मूलभूत आधार है जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं, और जनता भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का समर्थन करती है। तो बीजेपी को भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अपने जो मुख्य कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे हैं उनकी अनदेखी करके वो किसी नए उम्मीदवार को या दूसरी पार्टी से आए हुए उम्मीदवार को टिकट दे देती है। इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर कल को बीजेपी में इस प्रकार की संभावना होती है कि मानो हरियाणा के आगे होने वाले विधानसभा इलेक्शन में पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आता है और एक दूसरे का समर्थन लेकर ही सरकार बनाई जाए, तो इस प्रकार के हालात में क्या होता है? इस प्रकार के हालात में जो बाहर से आए हुए कैंडिडेट है या जो मुख्य विचारधारा के कैंडिडेट हैं नहीं हैं, वो सौदेबाजी करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी स्टेट्स में, राज्य में ऐसे होता है कि जो बाहर से आए हुए उम्मीदवार हैं या फिर जिनके साथ हम गठबंधन कर रहे हैं, वो सब अपनी शर्तों पर सरकार बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। तो पार्टी को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देनी चाहिए, उन्हीं को उम्मीदवार बनाना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में भी उनके जो वैचारिक व्यक्ति हैं जो पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो उनका जनाधार भी बनेगा और जनता में उनकी पैठ भी होगी। जब तक आप पार्टी का उम्मीदवार उनको नहीं बनाओगे, वो विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा में अगर जब तक आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाएंगे तो जनता में वो अपनी पैठ कैसे बना पाएंगे? जनता कैसे जान पाएगी कि हमारे क्षेत्र में भी इस प्रकार के नेता हैं? तो पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हीं को टिकट देना चाहिए। धन्यवाद।